हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। तो लास्ट क्लास हमने हमारे सिलेबस का जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ समझ के आगे बढ़ा था। और उस चैप्टर को हमने लास्ट क्लास तक जाते जाते पूरा वाइंड अप कर लिया था। तो आज हम हमारा जो डिस्कशन है उसको हमारे सिलेबस का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आज हम हमारे डिस्कशन को इस चैप्टर के साथ शुरू करने वाले हैं। देखो, एग्जाम में इस चैप्टर से अप्रॉक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में जानने हैं। देखो, सबसे पहला जो स्क्रीन पर लिखा हुआ टॉपिक आ रहा है उसका नाम है स्टिम्युलेशन। देखो, स्टिम्युलेट करना मतलब ना किसी को किसी चीज को करने के लिए उत्साह देना, किसी को एनकरेज करना, किसी को ये बोलना कि भाई तुम ये करो, तुमसे हो जाएगा, हमें विश्वास है कि तुम ये काम कर लेगा। तो ये जब कोई करता है ना, ये सब एक्टिविटी जब करता है ना, जब कोई किसी को कुछ चीज करने के लिए मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, इन दैट केस उस चीज को हम बोलते हैं स्टिम्युलेशन देना या फिर स्टिम्युलेट करना। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट स्टिम्युलेशन रेफर्स to the process of identifying and motivating individuals for developing practical business strategies and to make them competent enough for serving customers। तो स्टिमुलेशन का मतलब ये हुआ कि ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और मोटिवेट करते हैं कुछ लोगों को, ताकि वो प्रैक्टिकल बिजनेस स्ट्रेटजीज को खुद से बना सके और अल्टीमेटली वो लोग कस्टमर्स को सर्व कर सके, कस्टमर्स का जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई और मोटिवेट करते हैं कस्टमर्स को सर्व करने के लिए और उसी के साथ साथ बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग स्टिम्युलेशन प्रोसेस बोलते हैं। देखो, अगला है सपोर्ट। सपोर्ट का मीनिंग है टू प्रोवाइड असिस्टेंस। जब आप किसी को कोई चीज करने में सहायता करते हो, ठीक है, जब आप किसी को कोई चीज करने में असिस्ट करते हो कि हाँ भाई तुम ये काम करो, हम भी तुमको हेल्प करेंगे इस काम को करने के लिए, इन दैट केस उस प्रोसेस को हम लोग सपोर्ट करना बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट रेफर्स टू अ सिस्टम दैट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स टू फ्लरिश एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। इसका मतलब सपोर्ट एक सिस्टम है जो सिस्टम एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है ताकि वो फ्लरिश कर सके, इसका मतलब बड़ा बन सके, अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर सके। और उसी के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ का जो फुल पोटेंशियल है, मतलब उसका जो फुल पावर है टू गिव सर्विस टू कस्टमर्स, उस फुल पावर तक वो अपने आप को पहुंचा सके। ठीक है, देखो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है सस्टेनेबिलिटी। ये सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कराया था आपको। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है एबल टू कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब जब आप किसी चीज को एक लंबे समय तक आगे लेके जाते हो, एक लंबे समय तक चलाते हो, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल बोलते हैं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के साथ ये जो लंबा चलने वाला प्रोसेस है इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी जुड़ता है जो कि है एनवायरमेंट का। जितना कम से कम हम लोग रिसोर्स यूज करेंगे और एनवायरमेंट को जितना कम से कम हम हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है, और इस एनवायरमेंट फ्रेंडली वे से जब हम एक बिजनेस को चलाते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई साहब हमारा बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस efficiently and profitably over a long period of time and to reduce the negative effect of business on the environment। इसका मतलब सस्टेनेबिलिटी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग बिजनेस को एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाते हैं एंड उसी के साथ साथ हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट पे जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको एज लो एज पॉसिबल रख के हम लोग बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। अगला जो हमारा टॉपिक है विच इज पॉइंट नंबर 4, उसमें है पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन। पब्लिक सिस्टम मतलब जहां कहीं भी आपको हमारे बीकॉम कैरिकुलम में पब्लिक वर्ड दिखेगा ना, उसका डायरेक्ट मीनिंग है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो स्टिम्युलेशन मतलब गवर्नमेंट जो एनकरेजमेंट का प्रोसेसेस
टेक ऑन करती है, गवर्नमेंट एक एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करने के लिए जो जो काम करती है, उस काम को एक साथ हम लोग बोलते हैं पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन refers to the set of initiatives taken by government for helping the entrepreneurs to flourish their business in a country। इसका मतलब ये जो है, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन है, ये एक सेट ऑफ इनिशिएटिव्स को, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कुछ कुछ स्टेप्स को दर्शाती है, जो स्टेप्स एंटरप्रेन्योर्स को अपने कंट्री में, मतलब अपने कंट्री, मतलब गवर्नमेंट जिस कंट्री का है, उस कंट्री के अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को बड़ा बनने के लिए जो जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है, उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को बड़ा करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए जो जो क्या बोलते हैं उसको, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती है, उस इनिशिएटिव्स को टोटल में हम लोग बोलते हैं पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज डिजाइन्ड एंड लेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत सारा इनिशिएटिव का, बहुत सारा प्रोग्राम का और बहुत सारा पॉलिसीज का एक कॉम्बिनेशन है, जिसको गवर्नमेंट डिजाइन करती है और गवर्नमेंट ही चलाती है, ताकि अपने देश के अंदर जितना भी सारा एंटरप्रेन्योर्स है, जितने भी सारे एंटरप्रेन्योर्स है, वो अपने बिजनेस को अच्छे से कर सके, अपने बिजनेस में वो बड़ा बन सके। अगला है देखो, प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन। गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई प्राइवेट बॉडी ऐसा कोई काम करता है, ऐसा कोई इनिशिएटिव्स लेता है जिससे एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने में, बड़ा बनने में हेल्प हो, तो उन सारे इनिशिएटिव्स को हम लोग एक साथ बोलते हैं प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन। जब गवर्नमेंट के अलावा कोई और ये स्टिम्युलेशन वाला प्रोसेस करता है ना, तब हम उसको बोलते हैं प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन रेफर्स टू द सेट ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन बाय एस्टैब्लिश्ड बिजनेस पर्संस, venture capitalists, corporate houses, etc. to stimulate entrepreneurship। इसका मतलब एस्टेब्लिश्ड बिजनेस पर्सन, मतलब जो ऑलरेडी बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ऑलरेडी अपने आप को इस बिजनेस के वर्ल्ड में एस्टेब्लिश कर चुके हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। और कॉर्पोरेट हाउसेस, इसका मतलब कंपनीज या फिर बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट एसोसिएशन होते हैं, ये सब एक साथ मिलकर, ये सब या फिर इंडिविजुअली, ये सब लोग जब कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं, कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, ताकि एक कंट्री के अंदर कुछ जो जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो अपना बिजनेस को बड़ा कर सके, अपने बिजनेस में बड़ा बन सके, फ्लरिश कर सके, उन सारे इनिशिएटिव्स को हम लोग प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, बिजनेस वर्कशॉप, शेयरिंग नेटवर्क एंड कैपिटल। बिजनेस वर्कशॉप का मतलब हुआ जब कोई एस्टेब्लिश्ड और एक्सपीरियंस्ड बिजनेस पर्सन आके छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को या फिर नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को ज्ञान देता है, जब उनके साथ बातें करता है, अपना जो बिजनेस स्ट्रेटेजी था, उस एस्टेब्लिश्ड बिजनेस पर्सन ने अपने स्ट्रगलिंग फेज में, अपने इनिशियल फेज में उसने जो जो कठिनाइयों का सामना किया था और उसने उन कठिनाइयों से कैसे बाहर निकला था, ये सब चीज जब एक एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर आके नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर करता है ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं बिजनेस वर्कशॉप। और एक और चीज है शेयरिंग नेटवर्क एंड कैपिटल। अगर कोई बड़ा बिजनेस है, ठीक है, बड़ा कोई बिजनेसमैन है, बड़ा कोई कॉर्पोरेट हाउस है, वो जब अपना बिजनेस का जो नेटवर्क है, उसका मान के चलो सप्लाई चेन जो है, ठीक है, या फिर उसके पास जो पैसा है, जो कैपिटल है, उस सप्लाई चेन को और उस कैपिटल को जब छोटे या फिर नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर करता है ना, तब वो भी एक प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिम्युलेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो आई गेस ये फर्स्ट पेज में मैंने जितना सारा कंटेंट आपको पढ़ाया है, वो आपको अच्छे से क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है नीड फॉर फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। देखो सबसे पहले तो फाइनेंस जो वर्ड है ना, वो वर्ड जो है वो बहुत बड़ा एक वर्ड है, उसका बहुत अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। हमारे यहाँ पे, हमारे इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ना, फाइनेंस वर्ड तुम लोग मनी के हिसाब से समझो। फाइनेंस माने मनी, ठीक है। फाइनेंस जो वर्ड है, इसका सिर्फ मनी मीनिंग नहीं है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। इसका बहुत सारा अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग इसका पर्सपेक्टिव है फाइनेंस वर्ड को देखने के लिए। लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे इस सब्जेक्ट में हम फाइनेंस को मनी समझेंगे तो हमारे लिए काफी रहेगा। तो देखो क्या है नीड फॉर फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा का, मनी का क्या नीड है, क्या जरूरत है,
ठीक है, सबसे पहला जो जरूरत है वो है फंडिंग फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल वो पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल होता है एक बिजनेस का, जो कैपिटल आपको बिजनेस के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक जो जो कैपिटल वाला कंपोनेंट बिजनेस को फायदा देता है उसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं बिल्डिंग, मशीनरीज, लैंड, ये सब हो गया फिक्स्ड कैपिटल। मतलब ये सब एसेट्स एक एंटरप्रेन्योरशिप को या फिर एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा देंगे या लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में वैल्यू एडिशन करेगी। ठीक है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल जो पार्ट है, ये जो फिक्स्ड कैपिटल वाला चीज है, इस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस को पैसा चाहिए। ठीक है, सेकंड जो चीज है वो है फंडिंग वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल टोटल कैपिटल का वो पार्ट है जो कैपिटल आपको डे टू डे बिजनेस में उस कैपिटल का आपको जरूरत है। जैसे कि कैश एट बैंक, मान के चलो आपका एक बिजनेस है, ठीक है, उसमें हर एक दिन कुछ ना कुछ कैश एक्सपेंसेस तो होता ही है, कुछ ना कुछ छोटा छोटा खर्चा तो होता ही है। ठीक है, तो उस खर्चा को फंड करने के लिए आपको बैंक में या फिर आपका जो मतलब गुल्लक है, ठीक है, मतलब जहां पे हम लोग पैसा रखते हैं, वहां पे तो कुछ पैसा हर वक्त रख के रखना पड़ेगा ना। नहीं तो अगले दिन सुबह को आप जब बिजनेस चलाने आओगे, ठीक है, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो छोटा छोटा एक्सपेंस आप कहाँ से फंड करोगे? ठीक है, तो वो सब छोटा छोटा एक्सपेंस है। मतलब वो जो छोटा छोटा एक्सपेंस फंड करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए ना, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और ये वर्किंग कैपिटल में भी पैसा डालने के लिए हमको पैसा का जरूरत है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए हमको पैसा का जरूरत है, डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए भी कुछ पैसा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अगला जो है वो है एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो, बहुत कोई ना एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन को सिनोनिम के हिसाब से यूज करते हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिकल मीनिंग अलग है। एक्सपेंशन का मतलब हुआ जब आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, उसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में जब आप उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करते हैं, जब आप उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को बहुत सारे अलग अलग या फिर बहुत सारे अलग अलग जगह में लॉन्च करते हैं, बहुत सारे नए नए लोकेशंस में लॉन्च करते हैं, जब बिजनेस का साइज वॉल्यूम बड़ा होता है, उस चीज को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो मेरा लाइट का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ठीक है, अगर मैं इस लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कोलकाता से कोलकाता के बाहर लेके जाऊं, मुंबई लेके जाऊं, दिल्ली लेके जाऊं, ठीक है, कर्नाटका लेके जाऊं, ठीक है, अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूं। लेकिन यहीं पे अगर मेरा लाइट का बिजनेस है, अब मैंने सोचा कि भाई साहब लाइट का बिजनेस तो बहुत दिन हो गया, चलो अब कुछ और बनाते हैं, फैन बनाते हैं, चलो। ठीक है, तो ये जब आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में जिस चीज का बिजनेस आप कर रहे थे उस चीज से कोई और नया चीज का बिजनेस करना शुरू करते हैं ना, इन दैट केस उसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए या फिर जिस एग्जिस्टिंग चीज का आप बिजनेस कर रहे थे उसके अलावा कोई और चीज का बिजनेस करने के लिए आपको पैसा का जरूरत है। ठीक है, जब भी बिजनेस को बड़ा बनाना होता है या फिर डाइवर्सिफाई करना होता है तब आपको फंडिंग का जरूरत है। ठीक है, अगला जो है वो है फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैंने आपको चैप्टर 1 में ये बोला कि जब आपका एक बिजनेस बहुत सालों से चलता आ रहा है तो कुछ समय बाद उसमें मोनोटोनस बिहेवियर आ जाता है। जो आपका कस्टमर बेस है उसको लगता है भाई साहब सेम चीज कब तक खाएंगे, सेम चीज कब तक कंज्यूम करेंगे, कुछ नया होता तो अच्छा लगता। अब ये कुछ नया बनाने का जो सरिया है, ये कुछ नया बनाने का जो क्या बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एंटरप्रेन्योर्स पे है। और इस नए चीज को बनाने के लिए आपको ना डे वन से, जब से आपका बिजनेस लॉन्च हुआ तब से आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट केस में क्या होता है, आप किसी चीज को खोजते हो, किसी चीज को इनोवेट करते हो, लेकिन इसमें क्या आप एक ही दिन में सक्सेस पा लेते हो? नहीं, आप एक बार सक्सेस पाते हो मतलब बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पहले आपको फेलियर का मुंह देखना पड़ता है, फेलियर देखना पड़ता है, उसके बाद अल्टीमेटली जाके एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हो। अल्टीमेटली आप एक दिन सक्सेस हो जाते हो कि हाँ भाई साहब, मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो इनोवेशन मेरे को करना है वो मेरा माथा में आ गया है, वो मैंने कर लिया है। लेकिन इसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली करते रहना होगा। अब इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डालने के लिए भी आपको फाइनेंस का जरूरत है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? अगला जो पॉइंट है वो है फंडिंग एडवर्टीजमेंट। अब बिजनेस को जब भी आपको बड़ा बनाना है, नए नए लोगों के पास आपके बिजनेस को पहुंचाना है,
तो आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। आप टीवी में एडवर्टाइज कर सकते हो, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम में एडवर्टाइज कर सकते हो। आज के डेट में तो यूट्यूब वगैरह में आप ऐड भी चला सकते हो। ठीक है, तो ये सब काम जो है, ये जो एडवर्टाइजमेंट का काम है, इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं पैसे का जरूरत है। तो एडवर्टीजमेंट को फंड करने के लिए भी आपको फाइनेंस का जरूरत है। ठीक है, अगला है फंडिंग रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस क्या हुआ? जब आप एक कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप उस बिजनेस का फ्यूचर भी सोच रहे हो कि भाई साहब फ्यूचर में मुझे ये काम करना है। तो फ्यूचर में उस काम को करने से पहले ना, आप आज के डेट में बैठ के उस फ्यूचर के काम से रिलेटेड जो जो रिस्क आपके बिजनेस में आ सकती है, उस रिस्क को आप आज के डेट में ही बैठ के सोचते हो कि भाई साहब अगर मैं लाइट का बिजनेस करते वक्त फैन का बिजनेस करूं, तो क्या क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है, एक रिस्क इसमें ये हो सकता है कि बाजार में ऑलरेडी बहुत सारे फैन के कंपनीज हैं। ठीक है, तो वहां पे कंपटीशन बहुत हाई है। तो ये सब जो एनालिसिस आप आज के डेट में कर रहे हो अबाउट द फ्यूचर, उसको हम बोलते हैं रिस्क एनालिसिस। तो इस रिस्क एनालिसिस को करने के लिए भी ना आपको पैसा चाहिए। तो रिस्क एनालिसिस को फंड करने के लिए भी आपको फिनांस का जरूरत है। ठीक है, तो नीड फॉर फिनांस, और फिनांस जो वर्ड है, उस वर्ड का मीनिंग और इसका नीड अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो फिनांस करना है, ये जो पैसा लाना है, ये आएगा कहां से भाई साहब? तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है इंटरनल सोर्स विद इन द बिजनेस। मतलब जब बिजनेस अपने आप से ही, मतलब अपने खुद के पास जो जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, उन रिसोर्स से पैसा लगा के अपना बिजनेस को बड़ा बनाता है। ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। इसमें से सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है यूज ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या हुआ? मैं एक बिजनेस का मालिक हूं, मैंने बिजनेस में पैसा डाला, बिजनेस ने मेरा पैसा लिया और साल भर अपना काम कार्य किया, उससे अपना धंधा चलाया। ठीक है, ईयर एंड में आके क्या हुआ? बिजनेस ने कुछ प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो वो प्रॉफिट अगर वो मुझे बांट देती है, मैं बिजनेस का मालिक हूं, अगर बिजनेस उसका कमाया हुआ जो प्रॉफिट है वो मुझे वापस दे देती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस ये बोलती है कि मालिक मालिक रुक जाओ, अभी अपना ये जो प्रॉफिट वाला एक्स्ट्रा पैसा है ना, ये मत लो, ये मेरे पास छोड़ दो आप, मैं इससे अगले साल फिर से काम करूंगा, इस पैसे को अपने बिजनेस में लगाऊंगा और फिर से काम करूंगा, और इसी बिजनेस में मैं आपको इससे भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दूंगा। तो इस केस में क्या हुआ ना, बिजनेस ने मेरे पैसे से जो प्रॉफिट कमाया उसको मुझे बांटा नहीं, उसको अपने पास रख लिया, अपने पास रिजर्व कर लिया। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, जब बिजनेस प्रॉफिट कमा के उसको मालिकों में ना बांट के अपने पास रखती है, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। अब बहुत समय बैलेंस शीट में जब देखोगे, तो कैपिटल के ठीक नीचे या फिर कभी कभी कैपिटल के साथ ही रिजर्व एंड सरप्लस को आप देखोगे। ठीक है, तो बिजनेस को जब अपना बड़ा बनाना पड़ता है अपना खुद को, या फिर अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, तब रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसके पास जो पैसा था लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर्स में, जो प्रॉफिट उसने कमाया था, जो उसने अपने पास रख लिया, उस पैसा को वहां से निकाल के अपने बिजनेस का जो एक्सपेंशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है उसमें लगा देती है। ठीक है, तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा है, तो ये तो बिजनेस के अंदर ही पड़ा हुआ था ना, ये तो बाहर से कहीं से नहीं आया। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर ही ये पैसा पड़ा हुआ था, इसलिए इसको हम लोग इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग में एक पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो ये वाला यूज ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट क्लियर है आई गेस। अगला जो है वो है सेलिंग और लीजिंग ऑफ एसेट्स। देखो, बहुत समय क्या होता है ना, बिजनेस चलता रहता है बहुत सालों तक, अब उसमें कुछ ऐसे एसेट्स बिजनेस में रहते हैं जो करेंटली बिजनेस को काम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बिजनेस का उस एसेट पे ओनरशिप तो है, लेकिन बिजनेस उस एसेट को यूज में नहीं ले रही है, यूज नहीं कर रही है, जस्ट पड़ा हुआ है। तो इन दैट केस, इस समय पर अगर बिजनेस को पैसा का जरूरत है, तो क्या बिजनेस कर सकता है कि या तो उस एसेट को लीज पे दे देगी, भाड़ा पे दे देगी, या तो उस एसेट को बेच के उसका पैसा रियलाइज करके अपना एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट में लगा देगी। ठीक है, तो ये भी जो पैसा आ रहा है ना, ये इंटरनली एक सोर्स से आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इंटरनल सोर्स का एक पार्ट मानेंगे। अगला जो है वो है कंट्रीब्यूशन बाय एग्जिस्टिंग ओनर्स। देखो, बिजनेस का जो एग्जिस्टिंग ओनर है, मतलब मेरा एक बिजनेस है, उसके एग्जिस्टिंग ओनर कौन है? मैं हूं। अगर मेरे बिजनेस को पैसा का जरूरत है, ठीक है, और मैंने है उस पैसा को दे दिया बिजनेस को कि लो भाई, तुमको 10,000 का एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, लो मेरे से 10,000, अपना काम काज आगे बढ़ाओ, जो तुमको डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन करना है वो काम कर लो तुम। ठीक है, इन दैट केस ये भी जो एग्जिस्टिंग ओनर मैं हूं ना, ये भी बिजनेस के इंटरनली सोर्स है। बिजनेस बाहर से वाले किसी से नहीं मांगने जा रही है कि भाई साहब मुझे पैसा चाहिए,
बिजनेस बिजनेस का मालिक से बोल रही है कि मालिक मालिक मुझे पैसा चाहिए, एक्सपेंशन करना है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, मतलब बिजनेस के बाहर क्या क्या जगह है, बिजनेस के बाहर हम लोग किस किस से पैसा मांग सकते हैं बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। तो सबसे पहला उसमें जो रोल प्ले करता है, जो सबसे पहला पार्ट है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग का, उसका नाम है डेट। देखो डेट के बगल में मैंने क्या लिखा है, लोन। डेट जो वर्ड है, इस वर्ड को अगर हम एक सिंगल वर्ड से डिनोट करें तो वो है लोन। जब हम किसी से लोन लेते हैं तब हम बोलते हैं कि भाई साहब मैंने उससे डेट लिया है। तो इन डेट का भी बहुत सारा अलग अलग टाइप का डेट होता है। सबसे पहला है बैंक लोन। बैंक के पास गए, बैंक को बोला कि भाई साहब मुझे ये काम करना है, अपना बैलेंस शीट बैंक को दिखाया, बैंक ने देखा कि हाँ भाई साहब इसको अगर हम पैसा लेंड करते हैं तो ये मुझे पैसा वापस कर देगा, ये एलिजिबल है, बैंक ने आपको पैसा दे दिया। तो ये सबसे पहला सोर्स है डेट फिनेंसिंग करने का। सेकंड जो सोर्स है वो है डिवेंचर। देखो डिवेंचर भी एक टाइप का पैसा रेस करने का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, डिवेंचर भी शेयर जैसा है। जब आप किसी को डिवेंचर इशू करते हो तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी देते हो, एक एक्नॉलेजमेंट भी देखते हो कि भाई साहब आज के डेट में आपने मुझे इतना पैसा दिया और कुछ सालों बाद मैं आपको इतना पैसा लौटाऊंगा और टाइम टू टाइम मैं आपको इंटरेस्ट देते जाऊंगा। ठीक है, तो ये है डिवेंचर का मीनिंग। डिवेंचर भी एक काइंड ऑफ लोन ही है, लेकिन ये बैंक लोन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि डिवेंचर जो है वो कोई भी खरीद सकता है, नॉर्मल कोई आदमी जाके भी डिवेंचर खरीद सकता है। लेकिन बैंक लोन में क्या है, बैंक से ही मेरे को जाके पैसा लेना पड़ता है। ठीक है, अगला जो चीज है वो है परचेज ऑफ एसेट्स ऑन ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपके बिजनेस को आपको बड़ा बनाना है तो आपको एसेट चाहिए। ठीक है, अब बहुत समय क्या होता है, मेरे पास पैसा नहीं है डायरेक्टली जाके एसेट को खरीदने का, तो मैं क्या करता हूँ ना, बैंक के पास जाता हूँ और बैंक को बोलता हूँ भाई साहब ये मेरे को एसेट खरीदना है। जो एसेट का वेंडर है, जो एसेट का सेलर है, आप उसको आज के डेट में पैसा दे दो और मैं 5 साल में या 3 साल में या 1 साल में ये पैसा आपको चुका दूंगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है जहां पे मैं बैंक को जाके बोलता हूँ कि भाई साहब मेरे को एसेट दिला दो। ठीक है, और मैं मंथली इंस्टॉलमेंट में या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट में इसका पैसा आपको विद इंटरेस्ट चुका दूंगा। तो इस चीज को बोलते हैं परचेज ऑफ एसेट्स विद ऑन ईएमआई। ईएमआई लेके भी आप अपने एसेट को खरीद सकते हो और आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हो। अगला जो है वो है बॉन्ड। देखो बॉन्ड भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जस्ट लाइक डिवेंचर, लेकिन बॉन्ड में और डिवेंचर में कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला जो है वो है कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब क्या हुआ, कुछ गिरवी रखना। ठीक है, जब मैं डिवेंचर इशू करके पैसा उठाता हूँ ना, तब मैं कुछ गिरवी विरवी नहीं रखता हूँ। लेकिन जब मैं बॉन्ड इशू करके पैसा उठाता हूँ तो मैं कुछ गिरवी रखता हूँ। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा कि बस के पीछे या फिर कोई आपका गोडाउन है उसके पीछे उसके ऊपर लिखा होगा हाइपोथिकेटेड टू सम फलाना ढिमकाना बैंक। ठीक है, तो उसमें वही हुआ है कि उसने एसेट तो परचेज किया है, लेकिन वो बैंक को गिरवी है। जिस दिन बैंक का पैसा चूक जाएगा, चुका दिया जाएगा, उस दिन वो एसेट का ओनरशिप जो उसका करंट ओनर है, जो बस को चला रहा है, उसका हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब मैं बॉन्ड इशू करके पैसा उठाता हूँ ना, तब मेरे को उसके साथ साथ कुछ कोलैटरल में कोई एसेट लिंक करना पड़ता है। ठीक है, मेरे को बोलना पड़ता है भाई साहब ठीक है, आज मुझे ये पैसा दो, मैं कुछ समय बाद आपको ये पैसा लौटाऊंगा। अगर नहीं लौटा पाया तो मेरा ये वाला एसेट है, इसको तुम भाई साहब ले जाना। ठीक है, क्लियर है। एक और क्या बोलते हैं डिफरेंस है डिवेंचर और बॉन्ड का, वो है इंटरेस्ट रेट। देखो डिवेंचर में क्या है ना, कोई कोलैटरल नहीं है, कोई चीज लिंक्ड नहीं है, कोई एसेट लिंक नहीं है, तो डिवेंचर में रिस्क ज्यादा है। ठीक है, कल को अगर पैसा नहीं लौटाया तो कोई एसेट तो नहीं ले जा पाएगा ना मेरा। अगर मैंने डिवेंचर इशू करके पैसा उठाया और कल को उसको पैसा मैंने नहीं लौटाया, तो क्या करेगा भाई साहब, जाके केस करेगा। मेरा कोई एसेट ले जाके उसको रियलाइज करके अपना पैसा का भुगतान करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके पास वो राइट नहीं है। लेकिन बॉन्ड में जब मैं बॉन्ड इशू करके पैसा उठाता हूँ, तब मैं कल को अगर उस क्रेडिटर को पैसा नहीं देता हूँ तो वो मेरे पास आएगा, जो मैंने एसेट लिंक किया था वो मेरे से लेगा और अपने लेके चला जाएगा। ठीक है, अपना भुगतान वो वैसे कर लेगा। तो बॉन्ड में क्या है, डिवेंचर से रिस्क कम है। जैसे ही डिवेंचर से रिस्क कम है, तो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो जनरली डिवेंचर से कम होता है। ठीक है, अगला जो वो है अगला जो डिफरेंस है वो है लॉन्गर टर्म। डिवेंचर में मैं क्या बोलता हूँ कि भाई साहब आज मुझे पैसा दो, मैं 3 4 4 साल
3 साल 4 साल 5 साल में आपको पैसा लौटा दूंगा। लेकिन बॉन्ड में क्या होता है ना, आज मुझे पैसा दो, मैं 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल बाद आपको पैसा लौटाऊंगा। जो टर्म ऑफ लोन है वो बॉन्ड में डिवेंचर से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ टाइप ऑफ डेट फिनेंसिंग है। ठीक है, जो एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की या फिर अपने बिजनेस को फंड करने के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इक्विटी फिनेंसिंग। देखो, जब मैं डेट ले रहा था ना, जब मैं किसी से उधारी ले रहा था, तो वो पैसा जो मैं ले रहा था कुछ समय बाद उसको भाई साहब लौटा रहा था। और आज मैंने उससे उधार लिया, उधारी ली, पैसा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा बिजनेस का मालिक बन गया, मेरा बिजनेस का ओनरशिप उसके पास चला गया। जस्ट वो मेरा क्रेडिटर बना है। ठीक है, कुछ समय बाद मेरे को जाके पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे इक्विटी फिनेंसिंग में क्या होता है ना, जब भी मैं इक्विटी फिनेंसिंग वे से बिजनेस में पैसा लाता हूं, तो मेरा जो बिजनेस का ओनरशिप है वो डाइल्यूट होता है। जिससे मैंने पैसा लिया, मेरा बिजनेस का ओनरशिप का कुछ पार्ट उस भाई साहब के पास भी चला जाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग में। तो सबसे पहला जो इक्विटी फाइनेंसिंग का वे है वो है आईपीओ या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये हुआ जब एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को सबसे पहले लिस्ट करवाती है, और अपना जो स्टॉक है, अपना जो पैसा उठाने वाला उसका जो चाहत है, उस चाहत को जब सबसे पहले मार्केट में जब वो रखती है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं आईपीओ लाना। ठीक है, जब एक कंपनी शेयर मार्केट में जाके बोलती है सबको कि भाई साहब ये देखो मेरा शेयर, आप खरीद सकते हो, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, जब सबसे पहली बार वो ये काम कर रहा है कि वो मार्केट में जाके अपना शेयर बेच रहा है, तब हम उस फंक्शन को बोलते हैं कि वो आईपीओ कर रहा है या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब पब्लिक को अपना ओनरशिप इनिशियली ऑफर कर रहा है, सबसे पहली बार ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आईपीओ का मीनिंग। दूसरा है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या हुआ ना, मैं बहुत सारे लोगों के पास गया और बोला कि भाई साहब मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, अदर देन दिस, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जाके मैंने क्राउड के पास गया, मैंने बहुत सारे इंसानों के पास गया, पहुंचा, कोई वे था मेरे पास, एडवर्टाइज किया या फिर कुछ बोला मैंने उसको। ठीक है, कोई वे से मैंने एडवर्टाइज किया और बहुत लोगों के पास पहुंच गया, और लोगों से बोला कि भाई साहब मुझे पैसा चाहिए, पैसा के एक्सचेंज में मैं आपको मेरा इक्विटी दे दूंगा या फिर मेरा जो बिजनेस है उसका ओनरशिप दे दूंगा। तो इसका मतलब हुआ क्राउड फंडिंग। जब क्राउड एक साथ मिलकर मेरे बिजनेस को फंड करती है, तब उसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। अगला है वेंचर कैपिटल। कुछ कुछ वेंचर कैपिटल फर्म्स होते हैं। ठीक है, वो वेंचर कैपिटल फर्म्स जब मेरे बिजनेस में आके इन्वेस्ट करती हैं, तो मेरे बिजनेस का जो ओनरशिप है मुझे उन वेंचर कैपिटलिस्ट को देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे होता है वेंचर कैपिटलिस्ट वे से, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेके इक्विटी फाइनेंसिंग। जो फोर्थ पॉइंट है वो है एंजल इन्वेस्टर्स। तो एंजल इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जिसके पास बहुत पैसा है और वो इंडिविजुअल है, वो आके मेरे को बिजनेस में पैसा देता है। ठीक है, और उस पैसे से मैं बिजनेस चलाता हूँ और इसके रिटर्न में मैं उसको अपने बिजनेस का ओनरशिप दे देता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक वे है इक्विटी फाइनेंसिंग करने का। ये जो वेंचर कैपिटल और ये जो एंजल इन्वेस्टर है, ये मैं चैप्टर के लास्ट के साइड में ये अच्छा इसका बड़ा सा इन डिटेल्ड वे में डिस्कशन है, तो वो डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। ठीक है, तो अगला है गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज। बहुत समय क्या होता है, मेरे को जब पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट मुझे ग्रांट देता है, गवर्नमेंट मुझे पैसा देता है कि भाई साहब तुम्हें पैसा चाहिए, ये लो पैसा, काम करो अपना। बहुत समय क्या होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। सब्सिडी मतलब भुगतान देता है। गवर्नमेंट मुझे बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरा ये वाला जो जगह है, मेरा ये वाला जो स्टेट है, इसमें ठीक से बिजनेस नहीं चलता है, ये फ्लरिश नहीं है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। तुम एक काम करो, यहाँ आओ, अपना बिजनेस करो। तुम्हारा बिजनेस सेटअप का जो टोटल कॉस्ट रहेगा ना, उसका 30% 40% मैं तुम्हें दूंगा। तो ये क्या हुआ, सब्सिडाइज करना हो गया। गवर्नमेंट जब मुझे डायरेक्टली पैसा नहीं दे रही है, लेकिन मेरे कुछ एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट बांट रही है, तो उसको हम बोलते हैं सब्सिडाइज करना। और जब गवर्नमेंट मुझे डायरेक्टली पैसा दे दे, तो हम उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स देना। ठीक है, जब बिजनेस को फंडिंग का जरूरत होता है, पैसा का जरूरत होता है, तो ये भी एक वे है गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडीज, जिससे बिजनेस अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा ला सकती है। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक वो है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग असिस्टेंस। देखो, मार्केटिंग वर्ड का जो मतलब है ना, वो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना
अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना और उसका सेल्स बढ़ाना। ठीक है, तो मार्केटिंग करने के लिए मुझे जो सहायता मिलता है, मुझे जो सपोर्ट मिलता है, उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग असिस्टेंस। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, marketing assistance refers to the process of providing assistance or support to budding entrepreneurs so that they can market, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टू प्रोमोट एंड सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम नए नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देते हैं, असिस्टेंस देते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सके, एडवर्टाइज कर सके और उसका सेल बढ़ा सके। ठीक है, तो ये हो गया मार्केटिंग असिस्टेंस का मीनिंग। अब कुछ एग्जांपल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, ये सब कुछ गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो कि मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सॉरी। तो ये सब जो एग्जांपल्स है ये आप याद रख सकते हो। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आप ये सब एग्जाम्पल लिख के आओगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अगला जो है वो है नीड फॉर मार्केटिंग असिस्टेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप। आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें इस मार्केटिंग असिस्टेंस का, मार्केटिंग करने के लिए जो असिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, ये आपको क्यों चाहिए। ये देखो, सबसे पहला आपको चाहिए प्रमोशन ऑफ द ब्रांड। आपका जो ब्रांड है, आपका जो बिजनेस है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको मार्केटिंग असिस्टेंस का जरूरत है। सेकंड जो है वो है बूस्ट सेल्स एंड रेवेन्यू। आपका जो सेल्स है, आपका जो इनकम है, आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो प्रॉफिट है, उस चीज को अगर आपको बड़ा करना है, आपका सेल बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, अगर आपको बढ़ाना है तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। और मार्केटिंग करने के लिए आपको चाहिए मार्केटिंग असिस्टेंस। तो क्या होता है, जो नए नए स्मॉल या फिर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनके पास ना मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो ये सब गवर्नमेंट बॉडीज उनको हेल्प करती है ताकि वो कम से कम कॉस्ट में या फिर विदाउट एनी कॉस्ट में अपने बिजनेस को मार्केट कर सके, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके। ठीक है, अगला जो पॉइंट है नीड के अंदर वो है हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स टू फ्लरिश इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। यही मैंने अभी बोला कि जब एक एंटरप्रेन्योर नया होता है तो उसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, पैसा का किल्लत होता है, पैसा का दिक्कत होता है, पैसा कम होता है उसके पास। ठीक है, तो जब एक एंटरप्रेन्योर अपने इनिशियल स्टेज में है, जब उसके पास पैसा कम है, उस समय पर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग असिस्टेंस का आपको जरूरत है। ठीक है, अगला पॉइंट है वो है गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ब्रैकेट में मैंने लिखा है डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि मान के चलो आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जहां पे आपका सेम गुड्स या फिर आपका सेम सर्विस बहुत सारा अलग अलग बिजनेसेस या फिर बहुत बहुत सारा अलग अलग कंपनीज सेम मार्केट में है, सेम काम कर रही है। ठीक है, तो इन दैट केस आपको उन लोगों से अलग बनना पड़ेगा, उन लोगों से खुद को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उन लोगों से खुद को डिफरेंशिएट करना है तो आपको मार्केटिंग का जरूरत है। ठीक है, आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा कि भाई साहब देखो, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से अलग है। भले ही आपका सेम चीज, सेम काम ये मेरा प्रोडक्ट करता हो, लेकिन ये बाकियों से अलग वे से करता है। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए भी आपको मार्केटिंग असिस्टेंस का जरूरत है। और जब आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर देते हो तो तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई साहब, आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लिया है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए भी आपको मार्केटिंग असिस्टेंस का जरूरत है। अगला जो है वो है एडाप्टेशन टू मार्केट चेंजेस। जब आप अपने बिजनेस को, अपने गुड्स सर्विसेज को प्रमोट करते हो ना, जब आप नए नए लोगों के पास अपने बिजनेस के बारे में बोलते हो, नए नए लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाते हो, इन दैट केस आपको ये भी पता चलता है कि पब्लिक जो है, आपका जो कस्टमर है, वो आपसे क्या नया नया चीज मांग रहा है। ठीक है, तो जब आप मार्केटिंग करते हो, ठीक है, जब आप मार्केटिंग असिस्टेंस के हेल्प से मार्केट करते हो अपने प्रोडक्ट को, जब नए नए कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हो, इन दैट केस आपको प्रोडक्ट का रिव्यू मिलता है कस्टमर्स से। और उसी के साथ आपको ये भी समझ में आता है कि मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, कस्टमर को क्या नया चाहिए। ठीक है, मार्केट में 10 अलग अलग लोग क्या मॉडिफिकेशन ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जब आप मार्केटिंग करते हो तो अब आपको ये मार्केट चेंजेस के वगैरह में भी आपको जानने को मिलता है। ठीक है, अगला जो है वो है
रिस्क मिनिमाइजेशन। जब आप एक बिजनेस को चला रहे हो और उस बिजनेस को ज्यादा लोग नहीं जानते, तब उस बिजनेस का डूबने का जो रिस्क है ना वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे से मार्केट कर पा रहे हो, अच्छे से प्रमोट कर पा रहे हो, ज्यादा लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचा पा रहे हो ना, तब आपके बिजनेस का जो सक्सेस रेट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो आपके बिजनेस का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी आपको मार्केट करना पड़ेगा, और मार्केट करने के लिए आपको मार्केटिंग असिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो है एस्टेब्लिशिंग ऑनलाइन बिजनेसेस। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, तब आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, लोगों तक बोलना पड़ेगा कि भाई साहब देखो, आज ये मेरा जो प्रोडक्ट है, आज ये मेरा जो गुड्स है, जो सर्विस है, ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। और इस काम को करने के लिए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन तक पहुंचाने के लिए भी आपको मार्केटिंग असिस्टेंस का जरूरत है। ओके, तो आज के लिए हमारा जो डिस्कशन है उसको इसी पॉइंट तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये 10 पॉइंट जो मैंने पढ़ाया आपको, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर का जो बाकी का पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ठीक है, तो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड रीडिंग टाइम। थैंक यू।